नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 14 जुलाई 2024 को यूकेपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ है। उससे संबंधित जो जीएस का पेपर है, प्री एग्ज़ाम में जो जीएस का पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस वीडियो में जीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और देखते हुए 150 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो कि पूरा 150 प्रश्न है कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि जो व्याख्या है, ये व्याख्या हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम लोग जब व्याख्या करना शुरू करेंगे इस पेपर का, तो एक वीडियो में कम से कम 15 प्रश्न लेंगे, क्योंकि उसकी व्याख्या कम से कम 1.5-2 घंटे में होगी। हम लोग विस्तार से उसकी व्याख्या करेंगे। जिस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लेंगे व्याख्या करने के लिए, उस प्रश्न के चारों ऑप्शंस का भी व्याख्या करेंगे। जैसे अगर हम लोग इस प्रश्न की बात कर लें, पहले प्रश्न की इसमें, तो जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ये प्रश्न है। तो जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा 13वीं लोकसभा होगा। 13वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है था। तो 13वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, इसके पीछे का कहानी क्या था, इसके बारे में देखने के अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं 8वीं लोकसभा, दूसरी लोकसभा और 16वीं लोकसभा, तो इन ऑप्शंस का भी हम लोग यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि 8वीं लोकसभा क्या था, उसमें कौन कौन थे, क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, किस प्रकार से हुआ सब कुछ। तो इन सब चारों ऑप्शंस की कहानियों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जब व्याख्या करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एक-एक प्रश्न का व्याख्या इतना लंबा होगा, इसलिए कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे 15-20 प्रश्न में लग जाएंगे। तो 150 प्रश्न का व्याख्या करने में कम से कम हम लोग अपलोड करेंगे 8 या 9 वीडियो। 8 या 9 वीडियो एक 1.5 2 घंटे का होगा, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि अगर एक प्रश्न में 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस का व्याख्या अगर किया जाए अच्छे से, तो फिर आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो जाएगी, पकड़ कितना मजबूत हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं कि कितने प्रश्न सही होते हैं हम लोगों के, आप लोगों के। तो जो पहला प्रश्न था वो यही था कि निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो आपको बताना था 13वीं लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था हमारा, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना था कि अनुच्छेद 263 इस प्रश्न का सही जवाब लगाना था। अगला प्रश्न था हमारा, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपको बताना था ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये अधिकार ब्रिटिश नागरिक को हमारे भारत में प्राप्त नहीं है। मतलब ब्रिटिश नागरिक को कौन सा अधिकार, जो मूल अधिकार है, उसमें ब्रिटिश नागरिक को व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से विनिमय बनाने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से इनमें से किन क्षेत्र पर विनियम बनाने की शक्ति है। तो अगर बात करें तो गोवा पे विनियम बनाने की शक्ति नहीं है। किसको? राष्ट्रपति को। दमन और दीव पर तो है, लेकिन गोवा पर नहीं है। तो आप देख लीजिए कि जिस ऑप्शंस में 3 होंगे उसको कट कर लेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कुल मिला के डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 4 मतलब दादर नागर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी पर राष्ट्रपति विनियम बनाने की शक्ति रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा था कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो आपको बताना था प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क परिलक्षित होता है। किसमें? प्रस्तावना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। तो आपको बताना था पुणे इसमें से क्या है, यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है, ये है पुणे।
अगला प्रश्न था संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना था कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला प्रश्न था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना था सी इस प्रश्न का कथन जो है वो गलत है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये गलत है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, तो बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था उत्तराखंड की पहली विधानसभा में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी। तो वो थी, उनकी संख्या थी 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न था लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में। लोकसभा के ये कहाँ गया, ये लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला कथन है वो इसमें से गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है। तो आप देखेंगे कि योजना आयोग अब नहीं है, क्या है, अब नीति आयोग हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या जो 13 है वो केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन से वर्ष 2019 में कौन निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास या तो फिर शिक्षा मंत्री थे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का एक क्या है वो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय है। तो ये पूछ रहा है कि 2019 में केंद्र सरकार के इस मंत्रालय में उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे। तो आपको बताना था रमेश कहाँ है, रमेश पोखरियाल क्या थे, यहाँ से केंद्र सरकार के विकास या शिक्षा मंत्रालय में थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था। तो इसका जवाब आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, ये तो ये नीचे वाला है, ऑप्शन नंबर ए 2007-8 में इसको शुरुआत किया गया था। तो आपको ये जवाब देना था। अगला प्रश्न था आपका कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम FEMA कब अस्तित्व में आया। तो इसके लिए आपको जो सही जवाब देना था वो देना था 1999 में ये किया हुआ अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब कथन कौन सा गलत है ये बताना था, ठीक है। तो इसमें से जो कथन गलत है वो कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसको परिभाषा के अंदर रखा गया है, जो कि लिखा है कि बाहर रखे गए हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, क्या, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला प्रश्न जो था वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसको बताना है। तो वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों में से होता है। तो ये क्या है, ये कथन जो है वो गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब देना था आपको। अगला प्रश्न था कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान या रैंक कौन सा था। तो आपको बताना था कि 112वां स्थान था, 112वां स्थान था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में कब आई थी। तो आपको बताना था इस प्रश्न का सही जवाब कि 24 फरवरी 2019 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालीन उद्देश्य कब तक है? तो आपको बताना था 1945 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला था। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार यानी कि SAPTA का सदस्य नहीं है? तो कौन इसका सदस्य नहीं है आपसे पूछा था, तो आपको बताना था चीन। चीन इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न था कि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है? तो आपको बताना था ऑप्शन नंबर ए शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। शीर्ष महंगाई या हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न जो हम लोगों के सामने था वो था निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है, इसको बताना था आपको। तो इसका जवाब देना था कि राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न जो था निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? इनमें से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे? तो आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि जो पंकज पुरोहित हैं, पंकज पुरोहित ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला था। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो आपको पौड़ी बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था सही जवाब के रूप में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो आपके सामने था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन यानी कि NMSC से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित इससे किससे NMSC से संबंधित नहीं है? तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब के रूप में देना था ऑप्शन नंबर डी PMKSY। ये PMKSY जो था ये जो है ये किससे NMSC से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसमें नहीं शामिल, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न था उत्तराखंड में UTDB उत्तराखंड में UTDB की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई क्या? UTDB को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब देना था आपको वो देना था पर्यटन। ये पर्यटन ऑप्शन नंबर बी आपको सही जवाब के रूप में देना था। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है? तो आपको ऊधम सिंह नगर बताना था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। उत्तराखंड में किस जिले में? अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत कहाँ पर है? तो आपको बताना था नैनीताल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में सर्वाधिक वन आवरण है। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। उत्तराखंड राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? तो इसके लिए आपको सही जवाब देना था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। हमारा अगला प्रश्न था कि NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 में क्या थी? आपको ये बताना था। तो इसके लिए आपको सही जवाब जो देना था 9.67%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। आगे बात करें तो ये तो शब्द कंप्यूटर की विशेषता का सूचकांक है। इसके लिए जो आपको सही जवाब देना था वो आप देख लीजिएगा कि क्या सही जवाब हो सकता है इसका। लेकिन जो सही जवाब था इसका रफ्तार, आप देख लीजिए एक बार देख करके, अगर सही है रफ्तार ही तो कमेंट कर दीजिएगा और इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि रफ्तार है, फिर बाकी आप देख लीजिएगा क्या होगा। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो आपको बताना था प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपको सही जवाब के रूप में लगाना था।
1200 से 2400 यानी कि 1200 से 2400 बिट प्रति सेकेंड तक मध्यम गति संचार रेंज की कौन सा मॉड्यूलेशन तकनीक प्राथमिक दी जाती है। तो इसका भी आप देख लीजिएगा, कंफर्म तो हमारे तरफ से नहीं कर रहे हैं, आप देख के फिर कंफर्म कर दीजिएगा, फिर कमेंट में बता दीजिएगा कि सही है कि गलत है। तो इसका जो सही वो आवृत्ति मॉड्यूलेशन देख सकते हैं आप, इसको इसके रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है। बाकी इसको हमारी तरफ से और इसको भी हमारी तरफ से कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न था वो किससे यो न्यूमेरिकल था, तो इसमें भी ज़्यादा हम लोगों की पकड़ नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। सही जवाब इसका जो हो सकता है, इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। आप देख लीजिएगा, इसको भी कन्फ्यूजन में हमारी तरफ से आप कंफर्म करिएगा कि क्या सही है। तो आप जब कंफर्म करिएगा, जब कमेंट करिएगा, तो ये बताइएगा कि प्रश्न नंबर 32 लिख दीजिएगा और फिर आंसर उसका जो होगा, चाहे सी होगा तो सी कंफर्म कर दीजिएगा, और जैसे 34 का देना होगा तो 34 प्रश्न संख्या 34, और फिर उसके बाद इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर लिख देना, चाहे ए बी सी डी कुछ होगा तो वो लिख देना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक आध और प्रश्न होगा इससे। 2 प्रश्न और हैं। ये 2 झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर देख लीजिए, ये क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है, जो कि ये हमारे समझ से बाहर होता है लगभग। तो इसके लिए जो सही जवाब होना था वो होना था ये क्या, 0.5 mm। तो इसको भी आप कंफर्म के लिस्ट में मत रखिए, इसको भी क्या करिए, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा लगा कर कि कौन सा सही है। उसके अलावा इसको भी, ये 4-5 जो प्रश्न है ये हमारी समझ से बाहर गए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा कि क्या सही हो सकता है। तो इसके लिए जो देख सकते हैं हम, चलिए अच्छा इसको स्किप करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, देख के इसका जवाब कंफर्म बताइएगा, क्योंकि इसका तो हमारे समझ से बाहर दिख रहा है। जो अब अगला जो प्रश्न था 38वां नंबर, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताना था, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में थी 2011 के अनुसार। तो आपको बताना था कि जो उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, यहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग क्या है, मैदानी है, मैदानी भाग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी क्या है, वो गायब हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो था वो 20 था, तो इस पेज को सेट करने में ऑप्शन नंबर डी क्रॉप्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, 14%। तो आप इसी से काम चला लीजिए। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। वे जीव जो 0 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब देना था आपको, ये देना था कि जो साइक्रोफाइल्स हैं, साइक्रोफाइल्स क्या करते हैं, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होना था ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों में वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो जो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना था वो देना था 1976 प्रश्न था, ये कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित थे। तो ये अधिनियम 1976 था। अगला प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स और आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में
मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन, मतलब कि 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या करेगा कि हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में बदलने में मदद करता है, जहाँ पर समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जो ये है अरेनकाइमा ऊतक, क्या है? अरेनकाइमा ऊतक, क्या है? एरेनकाइमा ऊतक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। इसके बाद हम लोग बात कर लें अपने अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न था ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी को पहचान करें। तो आपको बताना है कि जो गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग वाला या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ी गलत है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला जोड़ी गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान है 40% नहीं है, इसका योगदान भिन्न है 40% से। तो आप देख लीजिए, अभी हम लोग व्याख्या करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों के सभी विकल्पों का व्याख्या करेंगे विस्तार से। तो अभी क्या करिए, अभी सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को जान लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके प्रश्न या आपके उत्तर कितने सही हुए होंगे। तो इस हिसाब से आगे तैयारी को अपने बढ़ाते रहिए। अगला प्रश्न था कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो एंटीबायोटिक शब्द जो था वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, अगर आपसे पूछा था तो आपको बताना था सैलमैन वक्समैन जो थे वो इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में आए थे। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिपादित पहला मानव हार्मोन है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंसुलिन लगाना था सही जवाब के रूप में। अगला जो प्रश्न था वो था कि हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जो 2 लोग हैं, कौन? जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में आए थे। वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब देना था, आपको देना था कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। जो अगला प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना था। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है आस्कोट वन्यजीव विहार, ये 1986। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये भी बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गोविंद वन्य जीव विहार चमोली गढ़वाल ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है। वो जो गांव है, कौन सा, मालेगाम गांव जो है वो कहाँ पर है। तो आपको बताना था अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही रूप में लगाना था। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो लगभग 8 महीने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप देख लीजिए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आपको पोटेशियम बताना था। पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न था वो ये था कि मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो जो आपको सही जवाब देना था उसका वो देना था सुमन कुमारी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था वो था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था, आपको ये बताना था। तो आपको जो सही जवाब है वो बताना था कि 42वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो आपको पहला ऑप्शन यानी कि MIRV तकनीक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में देना था।
अगला प्रश्न जो था वो ये था कि फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत या स्थायी वित्त बांड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए। तो ये HDFC बैंक के बारे में बात हो रही है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न था वो ये था कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब देना था आपको वो देना था जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न जो आपके सामने था वो ये था कि भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना था। तो आपको ये बताना था कि महासागर विकास कार्य इसका उद्देश्य था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी था। ज्योति अत्रे ने, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया, किसके नाम था। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब संगीता बहल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 62, तो किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था। तो आपको सही जवाब देना था कि बाम्बोलिम यानी कि गोवा में स्थित है ये, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 63, तो इसमें 19वें एशियन गेम्स ये हांगझोउ 2023 में जो भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले थे। तो आपको बताना था कि 28 स्वर्ण पदक मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगाना था आपको सही जवाब के रूप में। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न था वो था कि 19वें एशियन गेम्स, ये वाला हो गया है, दोबारा आ गया। अगला प्रश्न ये था कि फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना था कि सुनील भारती मित्तल यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के रूप में मतलब के खिताब की विजेता थी। तो आपको बताना था कि द बॉय एंड द हीरोइन जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो आपके सामने जो अगला प्रश्न था 66 नंबर जो प्रश्न था वो ये था कि रुक जा भाई, हाँ वो ये था कि डेनियल हॉकनेम जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, उनको 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था। तो आपको बताना था कि जो यतिन भास्कर दुग्गल इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बताना था 9 जनवरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो था वो ये था कि 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आपको बताना था कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है नीदरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब के रूप में है। बात करें अगले प्रश्न की यानी कि 71वें प्रश्न की, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन यानी कि बिमस्टेक का अस्थाई सचिवालय कहाँ पर है, इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो आपको बताना था कि इसका सचिवालय जो है वो ढाका में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला जो प्रश्न था प्रश्न संख्या 72वां, वो कहता था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 हासिल किया है या जीत लिया है। तो आपको जो बताना था वो ये बताना था कैरोश, जो कैरोश पुस्तक है उसको सही जवाब के रूप में देना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिगृहित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब देना था आपको देना था एक्सचेंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आपको बताना है कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे। तो आपको बताना था प्रथम, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो प्रश्न था कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो प्रश्न का सही जवाब आपको बताना था वो बताना था रसमाड़, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अगला जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब है वो ये है कि राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है, चंपावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है। तो इसमें से जो मुख्यालय है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अगला प्रश्न जो है इसका सही जवाब है पुणे से ये प्रस्ताव रखा गया है, पुणे से चलने के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला था ये क्या, जस्टिस रितु बाहरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था जो वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्नलिखित में से किन नई खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। किसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। तो T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, इन सब खेलों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जो अगला प्रश्न था वो ये था कि वो अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है वो कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब देना था वो देना था यूएसए से संबंधित रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है, रूस से संबंधित है। किस देश से संबंध रखते हैं, तो रूस देश से संबंध रखते हैं। हमारा और आपका अगला प्रश्न था कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो ये मक्खलीपुत्त तिस गोसाल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मुखलीपुत्त तिस गोशाल इनका नाम है, तो मुखली गोशाल ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है धर्मपाल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब था मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो आपको बताना था कि ये पाली भाषा में लिखी गई थी।
किसमें? पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो दारा शिकोह नामक अपने पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होता है। 88वें नंबर प्रश्न की बात करें तो 88 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा कि सही लगाना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होना चाहिए, पहले तो जो युद्ध होगा वो होगा पानीपत। ये क्या होगा? पहले तो पानीपत का युद्ध होगा। तो ये क्या होगा? जो ये है 1 नंबर पर रहेगा, यानी कि पहले तो 2 होगा, ये होगा। इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। तो वो अब ऐसे होगा, खानवा का युद्ध चौथे नंबर पे है। तो 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा। फिर उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चंदेरी का युद्ध। फिर तब 3 नंबर पे चंदेरी है, तो ऐसे होगा तीसरे नंबर पे। तो 2 4 3, 2 4 3, तो बचा यही है 2 4 3, 2 4 3, सिर्फ ये है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 89 संख्या प्रश्न की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? जियाउद्दीन बरनी ने किसकी रचना की? तो आपको बताना था फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो आपको बताना था कि सिंध की विजय के लिए क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण, ये इसके विजय के उपलक्ष्य पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सीधी सी बात है हरिहर बुक्का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा तो वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि अलीगढ़ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत का लक्ष्य क्या था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन था इसकी शुरुआत का लक्ष्य जो था वो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो था वो बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना या सभा की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला जो प्रश्न था हमारे सामने वो 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, ये किसने लिखा था? तो आपको बताना था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीनबंधु इस प्रश्न का सही जवाब था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष में विभाजन रद्द किया गया? तो आपको बताना था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब लगाना था आपको। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? तो आपको बताना था कि ये किसने? मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना था। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला था। अगले प्रश्न की बात करो तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ने कहा था, पूछा था कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, ये पूछा था अगला प्रश्न। तो आपको बताना था कि जो कमनी ग्राम है वो उत्तरकाशी में है। कमनी ग्राम शैलाश्रय चित्र जो है वो कहाँ पर है? वो किमनी ग्राम शैलाश्रय चित्र उत्तरकाशी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? तो आपको बताना था कि कुड़िंद ने निर्गत किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढते हुए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वो होता है अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न था वो कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो फतेहपति शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार, ये तो हो गया है। अगले प्रश्न की बात करें, कुमाऊं वाटर रूल्स 104, कुमाऊं वाटर रूल्स यानी कि कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको बताना था 1917 में यह लागू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। क्या करिए, इसको छोड़ के चलिए, इसको आप कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अगला जो प्रश्न है वो गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भ भंजन के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मान शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ताम्र शासनों से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब आपको बताना था कत्यूरी वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है 108 है, वो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको जो इसका सही जवाब बताना था वो बताना था गुह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो प्रश्न था उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है बीमारियों से सुरक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढौंड युद्ध हुआ था? तो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना था कि इसकी प्रथम अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था वो समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का हरि प्रसाद टमटा सही उत्तर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक होता है? तो आप लगाएंगे कि लाल सागर में सबसे अधिक लवणता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो प्रश्न था कि खुदाई खिदमतदार खुदा के बंदे को इसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसके द्वारा मानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कि खान अब्दुल गफ्फर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आप कहेंगे कि सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था चंद्रशेखर आज़ाद। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, ये जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने सिंगापुर में। तो सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये था कि एटॉल का आकार क्या होता है? तो एटॉल का आकार एक घोड़े की नाल की भांति होता है। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था सूर्य की इस चमकीली बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो ये फोटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। एपिरोजेनिक बल की बात करें या एपाइरोजेनिक बल की बात करें तो पृथ्वी की लंबवत हलचल का परिणाम होता है ये बल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था वो सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो आपको इसका सही जवाब जो बताना था वो था हरमैटन। क्या था? हरमैटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपको बताना था कि ये हिमानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब निकल के आता है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताना था कि कौन सा क्या है सही है। नीचे कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला था वो ये था कि केवल दो इस प्रश्न का सही
उत्तर, यानी कि ये हिमानी की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से यानी कि किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो आपको बताना था कि जिस सबसे अधिक लंबाई वाला प्रवाह है वो गोदावरी की है, गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न हमारे सामने था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं, यानी कि गलत कौन है, आपको बताना था, गलत बताना था आपको। तो आपको ये बताना था कि यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, तो ये क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो मुद्रा, यानी कि द्रुमाकृतिक वृक्षाकार अपवाह तंत्र या प्रारूप, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। हमारा अगला प्रश्न जो था वो ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो आपको बताना था उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला जो प्रश्न था वो था कि काबिनी नदी एक सहायक नदी किसकी है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना था कावेरी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल पर प्रतिभारित होता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है। तो भूस्थैतिक पवनें कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला जो है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा बनाती है, निर्धारित करती है। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न था कि उल्टाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप है। तो उल्टाधुरा दर्रा बताना था। तो इसका जो सही जवाब है वो मीलम हिमनद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। तो ओक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना था इस प्रश्न का सही जवाब के रूप में कि ये खरसाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको जो सही जवाब लगाना था वो लगाना था कथन एक सही है, कथन एक केवल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो राजीव राष्ट्रीय पार्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है। इसके अनुसार जिलों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। तो सही मतलब कि आरोही क्रम में सुव्यवस्थित सही किया गया, तो सही विकल्प का चयन किए कौन सा आरोही क्रम में सही है। तो इसमें से आरोही क्रम में जो सही है वो देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, लास्ट में उधम सिंह नगर होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न था कि दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो आपको बताना था चमोली जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में उभर के आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको सबसे पहले उत्तरकाशी मिलेगा, उसके बाद नैनीताल लास्ट में मिलेगा। तो नैनीताल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कियोगाड़। कियोगाड़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न था कि पौधरोपण हेतु मैतो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कल्याण सिंह रावत यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना था वो होना था नयार और अगलार बेसिन नदी घाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नयार और अगलार बेसिन घाटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना था भैरव घाटी। भैरव घाटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है। तो आपको बताना था राष्ट्रपति। राज्य यानी कि नेशन यानी कि राष्ट्र यानी कि देश। तो राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस 20 प्रश्न का सही जवाब। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो भाग 11 है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। लोक सेवा समिति का मुख्य कार्य क्या है। नहीं, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी कि आसियान का मुख्यालय अवस्थित है। तो आपको बताना है जकार्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं हैं या समझौता है, ये क्या जो 2 है इनका समझौता वार्ता जो है 1968 में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं किए गए थे। तो इसमें आप देख लीजिए कि बस एक देखिए जो विश्वसनीय है शायद ये शब्द नहीं मिलेगा आपको। विश्वसनीय शब्द शायद नहीं मिलेगा, इसको भी हम कन्फ्यूजन लिस्ट में डाल रहे हैं अपनी तरफ से। आप अगर कन्फर्म हो तो हो, और या तो फिर देख के फिर कन्फर्म कर दीजिएगा इसमें कमेंट में। तो अगर विश्वसनीय नहीं है तो फिर 2 जिसमें है उसको हटा दीजिए तो सिर्फ बचेगा 3 और 4 गणतंत्र समाजवादी गैर धार्मिक। तो आप देख लीजिए कन्फ्यूजन तो है इसमें भी, आप देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हमारे हिसाब से होता है, लेकिन कन्फ्यूजन मुझे भी है, तो आप देख के कन्फर्म करिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं किया जा सकता है, तो लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नदियों एवं उनकी बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। तो अगर बात करें तो कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर कहाँ है तो भागीरथी। कोटेश्वर कहाँ है, भागीरथी। तो यानी कि ए के नीचे क्या होगा, 3 होगा, ए के नीचे 3 होगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो गलत है, इसको काट दीजिए। ए के नीचे 3 नहीं है, बचे हैं 3। अब बात करें कुल्हड़ की, तो कुल्हड़ कहाँ है, आसन में है कुल्हड़। तो बी के नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बी के नीचे 1 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन को काट दीजिए, ए में बी के नीचे 2 है, अब बचा है 2 ऑप्शन। अब बात करें एक ठो तपोवन विष्णुगाड़। तपोवन विष्णुगाड़ कहाँ पर है, तो ये धौली में है, ये कहाँ है, धौली में। तो सी के नीचे 4 होना चाहिए, सी के नीचे 4 होना चाहिए। तो बी जो ऑप्शन है इसमें सी के नीचे 4 नहीं है, इसको काट दीजिए। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक
है। तो बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 150 प्रश्नों का उत्तर। इसमें से 3, 4, 5 प्रश्न लगभग ऐसे होंगे जो कन्फ्यूज़न में हैं, जो हमारी समझ से भी बाहर है हम लोगों के। तो आप देख लीजिएगा, जिसको समझ में आया हो या जो लगा सकता है लगा के, या कहीं से चेक करके देखिए, क्या करें, कंफर्म कर दें कमेंट में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना क्लास जो चल रहा था परीक्षावाड़ी का, उसको हम लोग जारी रखेंगे कल से। और उसके बाद अब हम लोग करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर की क्लास हम लोग कहाँ से लेंगे? हम लोग जो करंट अफेयर लेंगे वो दृष्टि से लेंगे, और फिर 24/7 एक अड्डा है, चैनल है, उसमें से लेंगे। और एक आध और सोर्स लेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया सोर्स लेंगे। वहाँ से क्या करेंगे, न्यूज़ेस को उठाएंगे, पॉइंट्स को उठाएंगे और फिर व्याख्या करेंगे उसका यहाँ पे। तो करंट अफेयर की क्लासेस भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और हम लोग अभी क्या करेंगे, इन प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे विस्तार से, तो इनके लिए भी आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तो देखिए अगला वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।